गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि अपना लास्ट चैप्टर चल रहा था साधारण ब्याज, आई होप कि साधारण ब्याज सभी को क्लियर हो चुका होगा। अपन पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया है। चलो लास्ट क्लास में एक लास्ट क्वेश्चन हुआ था कि बीच वाली दर कैसे निकाले, यानी कुछ धन है वो एक धन का दो भागों में विभक्त कर देता है, कुछ धन है वो एक अलग ब्याज दर दे देता है, कुछ धन अलग ब्याज दे देता है। लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है कि दोनों की मिश्रित ब्याज से कुछ रुपए उधार मिलते हैं, कुछ रुपए ब्याज दिया जाता है। तो उनकी एक बीच वाली दर निकालनी थी, उस पर एक रिलेटेड क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर अपना नया फ्रेश चैप्टर शुरू करेंगे। इससे आगे पहले ब्याज का दूसरा पार्ट शुरू करेंगे अपन, चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज अपना समाप्त हो जाएगा। मैं तो एक क्वेश्चन फिर से करवा देता हूँ कि एक वर्ष के लिए 3000 रुपए पर दो अलग अलग स्कीम में निवेश किया जाता है। एक 12% पे, दूसरा 8% पे, या मान लेते हैं दूसरा 9% पे। दोनों स्कीमों में कुल 300 रुपए एक वर्ष बाद 300 रुपए ब्याज मिलता है। तो 12% वाली स्कीम पे और 9% वाली स्कीम पे कुल कितने कितने रुपए लग गए। पहला जो देखो एक बेसिक मेथड बताया था कि 3000 रुपए की राशि को दो भागों में डिवाइड कर लो। एक राशि x है, दूसरी राशि कितनी है 3000 माइनस x। एक तरीका भी है। अब इस पे 12% की ब्याज दर लग रहा है, इस पे 9% की ब्याज दर लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। इस पे अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको x की वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी। फिर बात करना एक वर्ष समय इसका एक वर्ष है और समय इसका भी एक वर्ष है, ठीक है। यहाँ से दोनों का ब्याज इस वाले धन का यानी x इंटू 12 इंटू एक वर्ष बटे 100 प्लस 3000 माइनस x इंटू 9 इंटू 1/1000 और दोनों का ब्याज मिलकर कितना बनता है 300 रुपए मिलता है। यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, ये अपना बेसिक मेथड है। अपन ने क्या बताया था कि एक शॉर्ट मेथड की इसके लिए क्या निकालनी है, एक बेस रेट निकालनी है, ठीक है। कि एक बेस यानी 3000 रुपए पर मुझे नहीं पता कि 12% पे कितना रुपए देता है, 9% पे कितना देता है। मुझे इतना पता है कि 3000 रुपए उधार दिए जाते हैं, उससे 300 रुपए ब्याज मिलता है, ठीक है। और ब्याज की रेट मुझे नहीं पता, समय पता है मुझे कि एक वर्ष लगता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यहाँ से रेट निकालेंगे, ब्याज गुणा 100, 300 इंटू 100 बट्टे में 3000 मूलधन इंटू में समय कितना लग रहा है एक वर्ष। यहाँ से अपनी रेट आ जाएगी 10%, यानी कुछ पैसे 12% पे दे रहा है, कुछ पैसे 9% पे दे रहा है। और जो बीच वाली रेट है जो अपन को मिल रहा है वो किस बात पे मिल रहा है 10 पे। यानी यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे 2 घटाना इसको और यहाँ पे 1, यानी पूरी राशि है ना वो 1:2 में विभक्त की गई है। यानी 3000 रुपए की राशि को अगर 1:2 में विभक्त करोगे तो 3 गुणा में 1, यानी 12% पे निवेशित की गई राशि कितनी आ जाएगी 1 रुपए। और 9% पर निवेशित की गई राशि 3000 बटे 3 इंटू 2, यानी 2000 रुपए इस पे निवेश किए गए थे, 1000 रुपए इस पे निवेश किए गए। यहाँ तक अपना पूरा पार्ट फिनिश हो चुका था। अपना साधारण ब्याज लगभग 95% कंप्लीट हो चुका है। इसका एक क्वेश्चन बचा है कि सर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस कितना है, तो मूलधन कितना होगा। तो वो पहले अपन चक्रवर्ती ब्याज शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज होता क्या। फ्रेश चैप्टर फ्रेश टाइम से शुरू करते हैं। देखो बोर्ड पे ब्याज की 2 कैटेगरी बताई थी, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज अपना क्या होता था कि एक मूलधन पे ली गई राशि जिसमें हर वर्ष का ब्याज क्या होता है समान होता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या हो जाएगा कि ब्याज पर भी ब्याज दिया जाता है, यही इसकी मेन डेफिनेशन है। देखो चक्रवर्ती ब्याज को अपन लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। क्या बोला है कि ब्याज तो वही है, लेकिन चक्रवर्ती का मतलब क्या हुआ कि पहले वर्ष आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए, पहले वर्ष आप उसको पैसे नहीं लौटा पाते हो, तो पहले वर्ष का मान लें कि 10% की ब्याज की दर है। एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया 10 रुपए हो गया, ठीक है। 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज के लगे। अगले वर्ष आप उसको पैसे नहीं लौटा पा रहे हो, तो अगले वर्ष आपको 100 रुपए का तो वो जो मूलधन दिया था वो प्लस उस पर 10 रुपए का भी ब्याज लेगा। लेकिन इस बार मूलधन कितना हो जाएगा 110। फिर एक वर्ष की वही 10% ब्याज की दर है। एक वर्ष तो यहाँ कितना हो जाएगा 21 रुपए ब्याज, पहले 10 फिर 21, यानी दूसरे वर्ष होना तो चाहिए कितना ब्याज 10, लेकिन लग कितना रहा है 11 लग रहा है। 10 प्लस 11 लग रहा है, क्योंकि 10 तो इसका भी जुड़ेगा ना 10 पहले वर्ष का
तो 10 इस वर्ष का प्लस दूसरे वर्ष का 11, यानी इस 10 रुपए का ब्याज लगा। जब किसी राशि पर ब्याज पर भी ब्याज वसूला जाता है तो उस ब्याज को अपन चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। सिम्टम्स वही है, लक्षण वही दिखाएगा, मूलधन, दर, समय, मिश्रधन। ठीक है। मूलधन क्या होता है? जो राशि उधार दी जाती है वो मूलधन होती है। जिस दर पर उधार दी गई है वो रेट हो जाएगी। समय कितना होगा? जितनी समयावधि के लिए पैसे यूज किए जाते हैं वो समयावधि हो जाएगी। मूलधन प्लस ब्याज होता है वो क्या हो जाता है? मिश्रधन। अगर ब्याज मूलधन में अगर ब्याज जोड़ देते हो तो आपका क्या हो जाएगा? वो मिश्रधन हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ याद नहीं रखना, एक फॉर्मूला रखना, याद रखना। वो फॉर्मूला सभी चीजों को घुमाते जाएगा, उसी से जिससे सब कुछ चलता जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी, इसके लिए 2-3 स्क्वायर आपको क्यूब याद रखनी है। पहले स्क्वायर मान लो कि 10% ब्याज की दर के लिए 11 का स्क्वायर याद रखना है, और 10% ब्याज की दर के लिए ही आपको 11 की क्यूब याद रखनी है। तीसरी बात, 5% दर के लिए आपको 21 का स्क्वायर याद रखना है, और 5% ही क्यूब के लिए आपको 21 की क्यूब याद रखनी पड़ेगी। 2-3 चीजें हैं जो मैं बताऊंगा कि कैसे किसकी कहाँ 11 की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मोस्टली अपनी रेट होती है या तो 10% आती है एग्जाम में, या फिर आती है 5%, या आती है 15%। ठीक है। देखो इसका यूज कैसे होगा वो पहले मैं आगे की क्लास में बताता रहूंगा कि इसका यूज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है। लेकिन सबसे पहले समझने वाली बात है कि वो फॉर्मूला क्या होता है जिससे अपना साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज बनता है। देखो बोर्ड पे, मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है? मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज, ये मिश्रधन होता है। लेकिन जब चक्रवर्ती मिश्रधन की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है चक्रवर्ती मिश्रधन का। उसमें क्या होता है? मूलधन जो उधार दी गई राशि 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय। अगर आप इसमें सिर्फ ये चीज याद रखते हो तो आप इसमें क्या कराया कि चक्रवर्ती मिश्रधन निकाल दिया। अगर मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन घटा दूं तो अपना क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। अगर सिर्फ चक्रवर्ती ब्याज की बात करनी है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, तो इस फॉर्मूले में सिर्फ क्या घटाना है? मूलधन घटाना। मूलधन मल्टीप्लाई में 1 प्लस दर बटे 100 माइनस मूलधन और घातांक में टी समय। बस यही फॉर्मूला याद रखना है। किसी को याद ना हो तो पी प्रिंसिपल होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 अपॉन में पावर में T और माइनस P ही घटाना है। ये चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है। सिर्फ इसको याद रखो, जिसको ये याद है थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी, हर चीजें क्लियर करते जाओगे। ये तो देखो बेसिक मेथड है, किसी भी चीज का बेसिक मेथड निकालने के लिए अपन ये करेंगे, फिर आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा उस टाइप से अपन क्या कर देंगे? क्वेश्चन निकालते जाएंगे। फॉर्मूला एक बार फिर से समझ लो। चक्रवर्ती मिश्रधन की अगर बात होती है तो मूलधन मल्टीप्लाई में 1 प्लस R बटे 100 यानी दर बटे में 100 इंटू में जो समय वहां मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? घातांक में हो जाएगा। और चक्रवर्ती अगर ब्याज निकालना है तो मूलधन उस मिश्रधन में से क्या घटा दो? मूलधन घटा दो, वो जिससे कि अपना क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हो जाएगा। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से इनकी जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से करवाते जाएंगे। देखो क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहले अपन बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसी टाइप से चलते हैं। मान लेते हैं कि कोई किसी राशि को मूलधन आना 8,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। 8,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दिया जाता है।
2 वर्ष बाद कितनी राशि वापिस लौटाई जाएगी, कितनी राशि वापस लौटाई जाएगी। अपने पास कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है अपना पहला क्वेश्चन की सिंपल की शुरुआत करते हैं कि 8,000 रुपए की राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। 2 वर्ष बाद उसकी मूल राशि यानी कितना धन वापिस लौटाया जाएगा, वही क्वेश्चन निकालना है। अपने पास क्या फॉर्मूला पूछा क्या है, कितनी राशि लौटाई जाएगी, तो यानी उस पर क्या दिया जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिला के दिया जाएगा और उस राशि को दोनों राशि को योग क्या कहलाता है, अपना मिश्र धन कहलाता है। लगा दो फॉर्मूला, वहीं से निकलना है। देखो लगाएंगे फॉर्मूला, देखो मूल चक्रवर्ती मिश्र धन के लिए अपन क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट P इक्वल टू P 8,000 इंटू में 1 प्लस R कितनी है 10%, 10/100 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे पावर में T। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए देखो यहाँ पे क्या है कि 1 है और 1 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसके बटे में 1 लगा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लगा दूंगा तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 100, तो यहाँ 100 ऑलरेडी है, तो 100 प्लस 10 और इसकी पावर में 2 मल्टीप्लाई में 8,000, यही इसकी सॉल्यूशन है। और इस बात को ऐसे लिख सकते हैं 8,000 इंटू में 110/100 इंटू 110/100। और इस बात को कैसे लिखा जाएगा, देखो 10/11, 10/11 2 जीरो के 2 जीरो कैंसिल, यानी 80 इंटू 121। ये क्यों मैं याद करवा रहा था कि जब 10% ब्याज की दर होती है और जब 2 वर्ष के लिए होता है तो ये 11 इंटू 11 होता है। जब 10% ब्याज की दर है और 3 वर्ष के लिए बात होती है तो 11 इंटू 11 इंटू 11, यानी कितना बन गया ये 11 की स्क्वायर बन गई, 11 क्यूब, यानी एक चीज तो ये याद रखनी है आपको। आई बात समझ में? यानी अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो सीधे सी इक्वेशन है, 0 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ इससे मल्टीप्लाई करें 8 16 8 एकम 8 बटे 9, यानी 9,680 रुपए क्या बन रहा है, मिश्र धन बन रहा है। अब आपको ये राशि वापस लौटानी पड़ेगी। अगर आपको इसमें सिर्फ ब्याज पूछा जाए तो मूलधन घटा दोगे, कितना मूलधन है 8,000 दिया था आपने, 8,000 घटा दिया तो इसमें क्या बन गया 1,680 रुपए अपना क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करें, पहले वर्ष का ब्याज निकाल देंगे। देखो इस क्वेश्चन को, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर देखो आया कैसे वो आपको मैं बताता हूं कि ये चीजें कैसे होती है। पूरी बेसिक मैथ विद संदीप सर ऐसे चलनी। कोई भी क्वेश्चन अगर आप क्लास पूरी क्लास देखते हो तो कोई भी क्वेश्चन है आप चुटकियों से उठ जाओगे, भले ही समय लग जाएगा थोड़ा, लेकिन आप एक बार समझ जाओगे, स्पीड अपने आप आ जाएगी। स्पीड जितनी मेहनत करोगे उतनी स्पीड आपकी बनती जाएगी। देखो क्या वो कहानी कैसे शुरू हुई चक्रवर्ती मिश्र धन की। 8,000 रुपए दिया आपने किसी को, 1 वर्ष तक उसका कितना ब्याज हो गया, साधारण ब्याज निकालोगे 8,000 इंटू 10 इंटू 1/100, 1 वर्ष का कितना ब्याज हो गया 800 रुपए ब्याज हो गया। ठीक है, पहले वर्ष मैंने 8,000 रुपए दिए और 8,000 रुपए का कितना ब्याज हो गया, पहले वर्ष का 800 रुपए ब्याज हो गया। अब दूसरी बात 800 रुपए, दूसरे वर्ष भी कितना ब्याज हो गया 8,000 का 800 ब्याज हो गया 2 साल का। यानी 2 साल की अगर साधारण ब्याज की बात होती तो कितने रुपए लगते 1600। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अपन को कितना ब्याज और चुकाना पड़ रहा है, पहले वर्ष का 8 साल का, अब 800 का ब्याज और लगेगा। अब 800 रुपए का 10% ब्याज की दर से कितना लग रहा है 800 इंटू 10 इंटू 1/100, 80 रुपए ब्याज और लग रहा है। पहले ब्याज कितना लग रहा था, साधारण ब्याज कितना लग रहा है, और अब इसमें 80 ज्यादा लग रहा है, तो इसका कितना मतलब है 1680 रुपए ब्याज ही तो लग रहा था ना, ये लगा था ना। ये 80 रुपए ब्याज किसका आया था,
जो पहले 8,000 दे दिए, ये पहले साल में रहे, ये दूसरे साल में रहे। लेकिन जब ये 800 रुपए थे, ये पहले वर्ष का ब्याज था, ये दूसरे वर्ष में शामिल हो गया, मूलधन बन गया। यहाँ पे 8,800 रुपए मूलधन हो गया। अब 8,800 का ब्याज निकालोगे ना, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 880 रुपए ब्याज आ जाएगा। तब बनता है आपके पास 1680 रुपए ब्याज बनता है। ये बात समझ आएगी नहीं? जिसको ये बात समझ आएगी ना, वो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज की गणना में कभी नहीं रुकेगा। बात फिर से समझ लो, चक्रवर्ती ब्याज का मतलब ये होता है कि ब्याज पर ब्याज, यानी 8,000 रुपए का पहले वर्ष का ब्याज 800 होता है, दूसरे वर्ष का भी ब्याज 800 होता है। लेकिन बात कहानी चक्रवर्ती ब्याज की यह है कि जब चक्रवर्ती ब्याज लगना शुरू हो जाता है तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अब इस 800 रुपए पे ब्याज लगा, 800 रुपए पर 80 रुपए ब्याज बनता है एक साल का, तो उसने 80 रुपए भी वसूले हैं। अगर इसी बात को साधारण ब्याज लेता है तो 1600 रुपए का बंदे पास ब्याज लगता, और अगर चक्रवर्ती ब्याज लेता है तो 1600 तो साधारण ब्याज हो गया, और पहले वर्ष के पूरे होने पर 800 रुपए अपना ब्याज बना था साधारण ब्याज, उस पर भी ब्याज लिया तो 80 रुपए ब्याज ले लिया, यानी 1680 रुपए ब्याज ले लिया। आई बात समझ लो, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, यही से इसकी चक्रवर्ती ब्याज की गणना शुरू हुई है। ये बहुत अच्छा लगा। देखो पहले अपन क्वेश्चन में क्या निकाला, सिर्फ चक्रवर्ती मिश्र से निकाला। ऐसे ही 4 क्वेश्चन अपन आगे पीछे करते जाएंगे। देखो कैसे होने हैं, एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से अपन उसको इधर उधर घुमाते जाएंगे, सब कुछ निकलता जाएगा। देखो कैसे निकलेगा। अपना क्या था, मिश्र मूलधन इक्वल टू क्या, मिश्रधन इक्वल टू क्या है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे r बटे 100 और पावर में t। अगर मैं यहाँ पे इसको इधर ले आऊं, मिश्रधन अपोन में मूलधन और इक्वल टू 100 प्लस r बटे 100 और पावर में t। अगर इस पावर वाले t को इधर ले आऊंगा, यानी मिश्रधन अपोन में मूलधन और ये घातांक में t आ गई, इक्वल टू यहाँ क्या बन गया 100 प्लस r बटे 100। और ये जब हमेशा दर निकलेगी या समय निकलेगा, उसकी घातांक होगी ना, पूरी पूरी पावर होगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो क्वेश्चन करते हैं आगे वाला। कहाँ दर निकालनी है, कहाँ समय निकालना है। दर बराबर भी यही फॉर्मूला है और समय बराबर भी यही फॉर्मूला है। यहाँ दर दी हुई होगी तो इसकी इक्विवेलेंट दर हो जाएगी, और समय बराबर दिया तो घातांक में जब समय है तो ये कैंसिल हो जाएगा। चलो कैसे आता है, लिखो इक्वेशन। क्वेश्चन लिखते हैं, देखो कैसे निकालेंगे आगे दर और समय। 8,000 रुपए की राशि पर 8,000 रुपए की राशि पर एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8,000 रुपए की राशि पर एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद, एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद वह राशि 9,261 हो जाती है। 9,261 हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 8,000 रुपए की राशि पर एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दी जाती है। 3 वर्ष बाद वह राशि 9,261 हो जाती है।
तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन बोर्ड पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट करो। आज अपन किसी को 8,000 रुपए उधार देते हैं, 3 वर्ष बाद वो अपन को कितना देगा? 9,261 देगा। यानी ये अपना मूलधन है, ये अपना मूलधन प्लस ब्याज है। इसमें मूलधन भी है प्लस ब्याज भी है। इस बात को क्या लिख सकते हैं? दोनों मिला के। इन दोनों वर्डों का जोड़ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है कि नहीं कहलाता? कहलाता है। अब आपको क्या निकालना है? आपके पास समय भी दे रखा है, टी दे रखा है 3 वर्ष। जो दे रखा हो लिख लो। आर आपको दे नहीं रखी तो आर आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, आपके लिए आर आर है। नहीं दे रखी तो नहीं दे रखी। मूलधन आपको दे रखा है, मिश्रण आपको दे रखा, सब कुछ दे रखा है, सिर्फ एक चीज निकालनी है, वही निकालना है। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लिखो। मिश्रण इक्वल टू क्या होता है? 9,261 इक्वल टू 8,000 1 प्लस आर बटे 100 इंटू में टी, और टी को मैं क्या ले सकता हूँ? 3। भाई जहां पे पावर 2 लग रही थी यहाँ पे पावर 3 लग रही है, टी का वैल्यू 3 है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? 9,261 इक्वल टू 8,000। अब इसको 100 प्लस आर बटे 100 लिख सकता हूँ क्या? भाई इसके बट्टे में 1 लगा दिया, सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद यहाँ पे पावर 3 आ गई। इसको सोल्व करो। 9,261 बट्टे में 8,000, भाई यहाँ पे गुणा में था, इधर डिवाइड में आ गया, इक्वल टू 100 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। अब देखो सबसे मोटी बात ये, यहाँ पे पावर 3 है तो कैलकुलेशन में यहाँ भी पावर 3 आएगी। इस बात को समझ जाओगे और इस बात को जितना जल्दी आप टुकड़ों में डिवाइड कर लोगे वही सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बात को मैं 20 की बात 3 लिख सकता हूँ क्या? 20 इंटू 20 इंटू 20, 3 जीरो आएंगे, 1 2 3। अब ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी नीचे 20 की बात 3 है तो ऊपर किसकी हो सकती है? या तो 21 की हो सकती है, 22 की हो सकती है। आपने याद किया है कि 20 की पावर 8,000 है, 21 की पावर कितनी? 21 की पावर 3 कितनी है? 9261 है, और 22 की पावर कितनी है? 10,648 है। तो आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। 10, 11, 12, 13 इनकी घात स्क्वायर और साथ में 10 इनकी घातांक और क्यूब दोनों याद रखनी है। यानी स्क्वायर भी याद रखनी है, क्यूब भी याद रखनी है। दूसरी बात क्या बोला है कि 10, 21, 20, 21, 22 और 23 इसकी क्या रखनी है? स्क्वायर भी याद रखनी है और पावर भी याद रखनी है, 3 घात भी याद रखनी है। ये जिसने जितनी जल्दी याद कर ली उसका ये क्वेश्चन उतनी ही जल्दी में शुरू हो जाएगा। देखो 21 की जरूरत हो रही है, जब देखो कैसे जरूरत हो रही, जब दर 10% है तो किसकी स्क्वायर की जरूरत पड़ गई? 11 की। 10 गुणा 110 गुणा 110 हो रहा था ना, ये 100 से ये तो कटेगा ही, ये हो जाएगा। जब दर 20% हो जाएगी तब की 12 इंटू 12 की जरूरत पड़ जाएगी। जब दर 30% हो जाएगी तब 13 इंटू 13 हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ अगर इसकी क्यूब भी निकालेंगे तो 11 इंटू 11 ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कि 21 की जरूरत क्या पड़ी? जब दर 5% होगी तो क्या हो जाएगा? 105/100 होगा। तो इस बात को 20/21 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आई बात समझ में? 21/20 यानी 21 की क्यूब की जरूरत पड़ गई और स्क्वायर की जरूरत पड़ी। जब दर 15% होगी 15% होगी तो उसको क्या लिखते हैं? 15 115/100 होता है, यानी 23 पंजे 115, 20 पंजे 100, यही होता है, यही कर सकता है। अब 23 की स्क्वायर भी याद रखो, 23 इंटू 23 स्क्वायर कितनी होती है? 529, और 23 की क्यूब कितनी होती है? 12 167 होती है, ये याद रख लेना। जब दर 15% होगी तो उसका चक्रवर्ती ब्याज इतना होगा। देखो बताते हैं आगे कैसे कैसे और ज्यादा नीड पड़ेगी। ये चीजें आपको याद रख लेनी है, साइड में रख लो। जितनी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतने जल्दी आपके आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे देखो ये तो मेरे को याद थी, ये 20 की कन्वर्ट कर ली। 21 की आपको लास्ट क्लास में एक बार बताया होगा कि 92 अपनी क्यूब है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इधर से कितने के जोड़े बनाने पड़ेंगे? कितने के जोड़े बनाने पड़ेंगे क्यूब निकालने के लिए? 3 के। जब घात के रात में एक की क्यूब के पीछे क्या आता है? 1। 2 की क्यूब के पीछे क्या आता है? 8। 3 की क्यूब के पीछे 4 की क्यूब के पीछे 5 की क्यूब के पीछे
6 की क्यूब के पीछे 6, 7 की क्यूब के पीछे 3, 8 की क्यूब के पीछे 2 और 9 की क्यूब के पीछे 1। क्लियर है? 9 की क्यूब के पीछे 9 आएगा। ठीक है, अब देखो कि अपने आप क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है वो किसकी क्यूब के पीछे आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो क्यों ये बच गया कितना, 1 वर्ड बचा, पढ़ा बोलो, 1 1 2 8 3 27 होगा, 327 रहेगा 2 8, यानी कितनी होगी, 21 की क्यूब होगी। या ऐसे निकालो, यानी इस बात को, इस क्वेश्चन को अगर अपन इससे इंटरलिंक करें तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 92 सब किसकी क्यूब होती है, 21/20 की पावर 3 है। ठीक है, 100 प्लस r/100 और यहाँ भी घातांक 3 है। ठीक है, बेस घातांक इक्वल है तो मैंने काट दी। ठीक है भाई, ये इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, यानी डिवाइड में है भाई, ये इसके अंदर इसके डिवाइड में हो जाएगा तो घातांक के माइनस होगी, तो यानी मैंने काट दी। अब यहाँ क्या बच गया, 21/20 इक्वल टू 100 प्लस r/100। अब देखो कि आधार को 100 बना दो, ये आधार 100 है तो इधर भी 100 बना दो। अगर मैं इधर 100 से गुणा, 100 बनाने के लिए मैं किससे गुणा करूं, इसको 100 बनाने, 20 को 100 बनाना है तो किससे गुणा करूं, 5 से, तो इसको 5 नीचे 5 से गुणा कर दो, उधर भी 5 से गुणा कर दो, यानी कितना बन गया 21 × 5 यानी 105/100 इक्वल टू 100 प्लस r/100। 100 से 100 मेरा कैंसिल हो गया, r इधर से आ जाएगा तो कितना शिफ्ट हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 - 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5%। बात समझ में आई कि नहीं? यही अपना खेल है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो मैंने करके बताया इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन में। जब आप खुद अपने हाथों से करोगे, कुछ याद होएगा ना, तो मैक्सिमम 30 सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जब 8,000 रुपए की राशि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दी जाती है तो 3 वर्ष बाद हमें 9,261 प्राप्त होती है। 9,261 अपना मिश्रधन है, तो मिश्रधन बटे में मूलधन और पावर में टी, 3 की 3 है, यह सोल्व करो और इसका आंसर निकालो, अपनी रेट आ गई 5%। अब ऐसे ही अगले वाला क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको नोट डाउन करो। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नोट डाउन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 1,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में 1,331 हो जाती है। एक 1,331 हो जाती है, तो समय की गणना कीजिए। इस राशि को इतना होने में कितना समय लगेगा? देखो क्या बोल रहा है, 1,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक निश्चित समय बाद 1,331 रुपए हो जाती है, तो समय की गणना कीजिए। पहले क्वेश्चन में अपन ने निकाला था ब्याज निकाल लिया, दूसरे क्वेश्चन में अपन ने दर निकाल ली, और तीसरे क्वेश्चन में अपन को क्या निकालना है,
समय निकालना है। देखो कैसे निकलता है, देखो बोर्ड पे। जो जो दे रखा है वो लिखते जाओ। मूलधन अपना है 1000, विसर्जन अपना दे रखा है 1331। यहाँ ब्याज भी दे सकता है कि 331 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। अपन विसर्जन डायरेक्ट दे रखा है। अपना समय अपन को पता नहीं है, इसलिए अपन ने इसको रख लिया ऐसे। दर अपन रेट अपनी है 10%। ठीक है, इस बात को कैसे लिखें, वही फॉर्मूला लिखना है। लिखो विसर्जन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटे 100 और पावर में टी। देखो इसको लिखो विसर्जन 1331 इक्वल टू 1000 इंटू 100 प्लस आर बटे 100 और पावर में टी। आई बात समझ में? और आर कितनी है यहाँ पे 10%। तो इस बात को मैं यहाँ लिख सकता हूँ 110 बटे 100, यानी कि 1331 बटे में 1000 इक्वल टू 110 बटे 100 की घात से अपन को पता नहीं, अपन ने रख दिया ठीक। और इस बात को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यानी यहाँ क्या बन गया 1331 बटे में 1000 बटे में 11 की बटे 10 की घात टी। अब देखो कि इसको क्या करना है, घातांक में कन्वर्ट करना है। देखो इसको घातांक में कन्वर्ट करना है। घातांक में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 11 इसकी घात कितनी हो सकती है, ये तो मुझे पता है कि ये तो घातांक में 3 है। हमेशा इसकी घातांक नीचे वाले के देख लेना, वही आपको समझ आ जाएगा। 2 का भाग लगेगा, यानी यहाँ पे देखो 800 होता है ना, यानी 133 और यहाँ पे 800 होता है ना, तो इसको ऐसी किसी से भी डिवाइड कर लेना कि घातांक के पास आना चाहिए। यानी ये 400 हो गया। अब 400 घातांक के पास हो जाता है। देखो बताऊंगा मैं आगे वाले क्वेश्चन में कैसे होता है। इसको घातांक में कन्वर्ट करने के लिए या तो स्क्वायर में है, स्क्वायर में तो बन नहीं सकता। स्क्वायर में तो 10 गुणा 10 100 ही होता है, लेकिन अपने में किसमें है, यहाँ पे 10 है तो ये 10 की क्यूब में आएगा। यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं 10 की क्यूब तो इतनी होगी, और ये कितनी है 11 की क्यूब बनेगी कि नहीं, 11 इंटू 11 121 इंटू 11, यानी 1331 किसकी क्यूब होती है 11 की, यानी 11 की घात 3 इक्वल टू 11 बटे 10 की पावर 3 सॉरी टी। इस बात को ऐसे लिख सकते हैं 11 बटे 10 की पावर 3 इक्वल टू 11 बटे 10 और ये टी। आधार समान है इस बार, पहले उस टाइम पे क्या थी, घातें समान थी, और इस बार क्या है आधार समान है। आधार से आधार कैंसिल हो, यानी टी इक्वल टू क्या बन गया 3। यहाँ पे टी इक्वल टू कितना आ गया 3 वर्ष। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहते हैं कि 10,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद वही धन कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। नोट डाउन करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या होता है कि
यहाँ पे इस टाइप की क्वेश्चन आपको मिल गए। अगर आपको इस क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, देखो भाई बोर्ड पे कोई राशि आपको 8,000 रुपए दे दी और आपको ये बोला गया कि 3 वर्ष तक पैसे लगेंगे। अगर आप पहले वर्ष तक पैसे लौटाते हो तो ब्याज की दर लगेगी 5%। दूसरे वर्ष तक अगर लौटाते हो तो यही ब्याज की दर 5 बढ़ जाती है, 10% हो जाएगी। और 3 वर्ष तक दो लौटाओगे तो ये 15 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर पैसे नहीं लौटाए तो ब्याज की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। पहले क्या साहूकार क्या होते हैं कि अगर पैसे की शुरुआत देते हैं सही टाइम टू टाइम हिसाब करता है तो क्या करता है कि कुछ छूट दे देता है, लेकिन अगर टाइम टू टाइम हिसाब नहीं होता तो वो साहूकार पूरे वैसे वसूलता है और साथ में क्या बोलता है कि भाई आगे से पैसे नहीं मिलेंगे। इसने क्या किया कि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर ये रख दी, दूसरे वर्ष ब्याज की ये दर रख दी, तीसरे वर्ष ये रख दी। इस प्रकार से चक्रवर्ती ब्याज की गणना करनी हो तो क्या करना है, सीधा 100 प्लस जितनी 8 दे रखी है उसको बढ़ाते जाओ, यानी 8,000 इंटू में पहले वर्ष की यानी 105/100, दूसरे वर्ष कितनी हो जाएगी 110/100 और तीसरे वर्ष 115/100। कर सकते हो इजीली, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे आगे क्वेश्चन इसी प्रकार से आगे चलते रहते हैं। अब इसमें एक पार्ट अलग चेंज करते हैं, अपने ब्याज की गणना हर एक साहूकार पर निर्भर करती है। देखो कैसे करती है साहूकार पर निर्भर, आज थोड़ा सा इस बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, बाकी कल आगे चलते हैं कि कैसे कैसे गणना करता है। बोर्ड में देखो भाई, अपना बैंक है वो एक साल में कितने क्वार्टर निकालता है, एक साल में 4 तिमाही निकालता है कि हर 3 महीने बाद, यानी जनवरी में बाद, उसके बाद अप्रैल में, उसके बाद सितंबर में और उसके बाद दिसंबर में उसकी कंप्लीट होगी। मान लो जनवरी से लेके मार्च, फरवरी मार्च, अप्रैल से लेके मई जून जुलाई, मई जून और यहाँ पे आ जाएगा जून से दिसंबर और ये नहीं आएगा दिसंबर। ऐसे 4 तिमाही निकालता है। नहीं हिसाब करने की क्या है, अपना बैंक में है ना, अपन आज 1,000 रुपए जमा करा रखे हैं तो हर 3 महीने में बाद अपना ब्याज है ना वो इंस्टॉल कर देता है ऑटोमेटिकली, हर 3 महीने में करता है। कोई साहूकार भी ये भी होता है कि कोई तो बोलता है ब्याज का दर है ना वो 6 महीने में करूंगा, ब्याज है ना वो उसका हिसाब मैं 6 माह में करूंगा, और कोई बोलता है कि मैं 3 माह में करूंगा। अगर एक साल में 12% ब्याज की दर थी, एक साल में 4 बार हिसाब होगा तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 4 भाग में डिवाइड हो जाएगी ना। पहली तिमाही के लिए 3%, दूसरे के लिए 3%, 3% और 3%। ठीक है, और समय कितना बन गया कि एक वर्ष था तो उसकी 4 बार हिसाब होगा तो 4 बार हो गया। यानी कहानी क्या है, एक बार समझो, आप किसी से 100 रुपये उधार लिए, ठीक है, 100 रुपये उधार लेने के बाद आपको हर 3 महीने में उसका हिसाब करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से ब्याज ज्यादा लगेगा। भाई कैसे लगेगा कि पहले वर्ष पहले 1 महीने का कितना, पहले 3 महीनों का कितना 103/100 यानी 103 रुपए लग गया, यानी यहाँ पे 100 रुपए तो आपको उधार दिए थे 3 रुपए ये लग गए। अब क्या लगेगा कि इन 3 महीने के लिए अपना ब्याज कितने पे लगेगा, 103 पे लगेगा। ठीक है, फिर अगले 3 महीने के बाद 103 प्लस इसका जो भी ब्याज आएगा 0.3 आएगा उस पर ब्याज लगेगा, फिर इसका 103 प्लस 0.3, फिर प्लस 0.03, फिर प्लस 0.003, ऐसे ब्याज लगता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ब्याज की गणना है ना वो इस प्रकार से होती है। और ये जो चक्रवर्ती ब्याज होता है ना ये सबसे खतरनाक ब्याज होता है। आदमी एक बार पैसे के झंझट में उलझ तो जाता है लेकिन सुलझता बहुत मुश्किल से। ठीक है, तो ये क्या होती है, मोनोपोलिसी होती है साहूकार की, पैसे एक बार देने के बाद नहीं लेने की या उस पैसे को ज्यादा से बढ़ा चढ़ा के गुणा करने की, यही कहानी होती है। कि वो क्या बोलेगा कि मुझे साल में 4 बार हिसाब दिए हर 3 माह में, अगर आपको बोलेगा कि तिमाही में हिसाब होता है, अगर तिमाही में हिसाब करने के लिए बोले तो उसकी दर में क्या कर दो, 4 का भाग दे दो और समय को टी को किससे कर दो, 4 से गुणा कर दो। ये बात नोट कर लेना भाई। अगर तिमाही में हिसाब करने की बात करता है तो उसकी दर को 4 से डिवाइड कर दो और टाइम को 4 से गुणा कर दो, ये बात बोलिए। अगर हिसाब 6 माही में करता है, 6 माही में यानी मतलब 6 महीने या अर्धवार्षिक,
हर जगह मिलता है, अर्धवार्षिक भी मिलता है। तो उसमें क्या होता है, r को 2 से डिवाइड कर दो और समय को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कैसे करना है एक क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं, इस प्रकार के 2 क्वेश्चन लिखवाने हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। इसमें क्वेश्चन क्या होता है कि लोग है ना टाइम को तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन r को डिवाइड बाई 4 नहीं करते। यहाँ क्या होता है, r डिवाइड बाई 2 हो जाता है लेकिन टाइम को ये नहीं करते। लिखो एक क्वेश्चन, ₹1000 की राशि पर 1000 रुपए की राशि पर 12% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए यदि, कंडीशन में दे दिया यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है सिंपली 1000 रुपए पर 12% चक्रवर्ती ब्याज से 1 वर्ष की गणना कीजिए यदि मेरा ब्याज अर्धवार्षिक है। तो आपके पास मूलधन कितना दे रखा है, 1000 रुपए। आपके पास दर कितनी दे रखी है, 12%। और मैंने क्या बोला था कि अगर 12% है तो उसको क्या करोगे, r/2। अर्धवार्षिक होने का मतलब है साल में कितनी बार हिसाब हो जाएगा, 12% का 2 बार, 6 महीने में, 6 महीने में। ठीक है, यानी कितनी होगी, r कितनी होगी, 6%। और समय क्या हो गया, समय 1 वर्ष था तो 2 मेरे क्या हो जाएंगे, 2 अर्धवार्षिक हो जाएंगे। समय को 2 से गुणा करना है और दर को आधा करना है। ठीक है, अब कहानी वही बन गई, फॉर्मूले में रख दो, 1000 इंटू 106/100 इंटू 106/100, ये 2 बार आ गया, यही गुना है, निकाल दो। 1000 इंटू 106 को 106 से गुणा करेंगे। शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है आपको, कैसे होता है कि 100 से जितनी ज्यादा संख्या है, 100 से कितनी ज्यादा है, 6, तो इस संख्या को अगर ऐसे मल्टीप्लाई करना हो तो जो लास्ट वाली संख्या है उसका स्क्वायर करके लिख दो, कितना हो गया, 36। और 100 से जितना ज्यादा है प्लस 6 ज्यादा है तो इसमें इसको ऐड करके लिख दो, 112 36। ठीक है, 112 36 इसका मल्टीप्लाई हुआ। ये शॉर्ट ट्रिक की जब क्लास, स्पेशल क्लास लेके आऊंगा मैं तब बता दूंगा। 100 इंटू 100, ये यानी उसका ब्याज कितना हो गया, 112 36, यानी कितना हो गया, 1000 रुपए दिए थे उसने अपन को, 1100 इतने दे दिए और इसको घटा देंगे, 123 रुपए 60 पैसे अपन को ब्याज मिला। और यही चीज अगर एक वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार देता तो कितना मिलता, दोनों के बीच डिफरेंस 100 इंटू 112 कट्टे में 100 एक बार ही निकलता, और ये कितना निकलता, 1120। यहाँ कितना देना पड़ रहा है, 1000 से घटाओ, यानी 120 रुपए पहले लगता। देखो साहूकार की कहानी क्या है, अगर सीधे सीधे चलता ना 1000 रुपए का 12% चक्रवर्ती ब्याज की दर से साल में एक बार हिसाब होता, तब अपन को कितना रुपए ब्याज देना पड़ता, 120 रुपए ब्याज देना पड़ता। लेकिन जब साल में 2 बार हिसाब हो गया ना तो कितना रुपए ब्याज देना पड़ रहा है, 123 रुपए 60 पैसे, यानी 3 रुपए 60 पैसे, 100 रुपए भी, 1000 रुपए भी ज्यादा लग रहे हैं। तो देखो ऐसी बहुत सी रकम है कि इस पे कितना एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा, 103 रुपए 60 पैसे कम नहीं होते, बहुत रकम होती है। और यही अगर तिमाही पे होगा, इसी क्वेश्चन को मैं अगर मैं बोलूं कि बशर्ते ब्याज की गणना, ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, आगे करते हैं।
देखो अगर इसी क्वेश्चन को मैं बोलूं कि बशर्ते ब्याज की गणना त्रैमासिक हो, ऐसे क्वेश्चन आएगा बहुत ये है। देखो कैसे 1000 रुपए की राशि पर, क्वेश्चन नंबर 7 वाला लिखो इसको, 1000 रुपए की राशि पर 12% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक हो, 3 महीने में एक बार हो, त्रैमासिक। ठीक है, तो आपको क्या करेगा, मूलधन एज इट इज रहेगा 1000, आर आपकी क्या हो जाएगी भाई 12% है, तो इसको किससे डिवाइड करना है भाई, त्रैमासिक एक साल में कितने तिमाही होती है, 4 होती है, तो r/4 यानी 12 के डिवाइड में 4 यानी 3% पहले क्वार्टर की होगी, दूसरे क्वार्टर की 3, तीसरे क्वार्टर की 3, चौथे क्वार्टर की 3, और टाइम कितना है, 1 वर्ष दे रखा आपको। 1 वर्ष के कितने क्वार्टर हो गए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब करो इसी को फॉर्मूले में रखो, 1000 इंटू 1 प्लस, देखो 3 है, 3/100 की पावर 4, यानी इस बात को ऐसे लिखो 1000 इंटू 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100 और 103/100। मल्टीप्लाई करते जाओ, कैलकुलेशन करते जाओ और ब्याज की गणना करती है। ठीक है, अब इस क्लास में कुछ और पार्ट लगता है, चक्रवर्ती ब्याज छोटा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कल इससे आगे रिलेटेड इंटरलिंक के क्वेश्चन लेके चलेंगे, साथ में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की गणना के बीच जो जितना डिफरेंस होता है वो लेके आएंगे। और आपको अब कल वाले क्लास में ये बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे छोटी करनी है। तो अपनी क्लास के साथ बने रहें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी स्टडी को सुचारू रूप से जारी रखें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।